चैनल जेके अनिल सारण में। प्रिय विद्यार्थियों, अपने अध्याय तीसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे कक्षा 11 के लिए भौतिक भूगोल विषय में, जिसमें हमने इससे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। साथ ही हमने ये सीखा कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वो परतें क्या हैं, किस प्रकार कितनी परतें हैं पृथ्वी की और उन परतों की विशेषताएं क्या हैं। इसके अलावा हमने भूकंप के बारे में भी पढ़ा था। आज उसी से जुड़ा हुआ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ा हुआ इस अध्याय का आखिरी टॉपिक है, जिसमें हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ज्वालामुखी क्या होती है और ज्वालामुखी जब निकलता है धरती से तो उससे जो स्थलाकृतियाँ बनती है विभिन्न भांति भांति की, चाहे वो पृथ्वी के ऊपर बने चाहे पृथ्वी के अंदर बने, वो स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो ये है कि ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं। देखिए, ज्वालामुखी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्वाला यानी आग, आग का मुंह। यानी पृथ्वी से कई बार क्या होता है कि अंदर चट्टानों के ताप दाब हटने से चट्टानों के अंदर विस्फोट होता है पृथ्वी के अंदर। जैसा कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो अंदर से गर्म है, तो गर्म होने से कई बार ऊपर की चट्टानों का जो दबाव है वो हट जाता है। हटने से क्या होता है, अंदर जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है वो बाहर धरती पर आती हैं, और जब अंदर का दबाव हटता है तो वो तेजी से बाहर की ओर आती हैं। तो वो कई बार क्या होता है, विस्फोट के साथ बाहर आती हैं। तो जब धरती से चट्टानें विस्फोट के साथ बाहर आए तो उसको बोला जाता है ज्वालामुखी। यानी वो आग, चट्टानें गर्म तो होती ही हैं, तो वो गर्म चट्टानें आग की तरह दिखाई देती हैं और विस्फोट होता है जिसमें धुआं, धूल, कण और अंदर की जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं वो बाहर धरातल पर आती हैं। इसको बोला जाता है ज्वालामुखी। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं टॉपिक को। आपने कई बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यानी ये वो स्थान है जहां से निकलकर, यानी धरती का वो स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा क्या होता है, लावा होता है जो पिघली हुई चट्टानें होती है ना, उनको लावा बोला जाता है। यानी पिघली हुई चट्टानों के 2 नाम हैं। देखो, अगर ये पिघली हुई चट्टानें धरती के अंदर हैं तो इनको मैग्मा बोला जाता है। जब यही पिघली हुई चट्टानें बाहर आ जाती हैं तो इनको बोला जाता है लावा। तो लावा और मैग्मा दोनों समानार्थक शब्द हैं। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। यानी जो ज्वालामुखी होते हैं वो उद्गार के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और निष्क्रिय या मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें से अभी अभी उद्गार हुआ है या उद्गार हो ही रहा है, यानी अंदर से, उद्गार का मतलब अंदर से जो लावा है या पिघली हुई चट्टानें हैं वो निकल ही रही है या बार बार निकलती रहती हैं, उनको सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। दूसरे होते हैं सुषुप्त का मतलब जो कभी भी जाग सकते हैं, जिनमें एक बार विस्फोट हुआ लेकिन फिर कुछ सालों तक उसमें विस्फोट नहीं हुआ, फिर अचानक से दोबारा उसी जगह विस्फोट हो गया, तो उसको बोला जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। और मृत ज्वालामुखी उनको बोला जाता है जहां कभी एक बार विस्फोट हुआ था लेकिन उसके बाद में आज तक कभी विस्फोट नहीं हुआ, उनको बोला जाता है मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। यानी जितने भी जो ज्वालामुखी आते हैं उनमें से अधिकांशतः, या हम कह सकते हैं 99%
जो ज्वालामुखी होते हैं वो दुर्बलता मंडल, जो कि पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल यानी पृथ्वी की 3 परतें हैं, उसमें से जो दूसरी परत है मेंटल, उसमें जो ऊपर का भाग है दुर्बलता मंडल, उससे ये जो तरल पदार्थ है ये ऊपर आता है। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। यानी जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। यानी इसको अंदर क्या बोलेंगे, मैग्मा, और यानी धरती के अंदर इसको क्या बोलेंगे, मैग्मा, और जब ये धरातल पर पहुंच जाएगा तो इसको क्या बोला जाता है, लावा। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह यानी पिघली हुई चट्टानें, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा जिनको कि जवलखंड खंडासिम बोला जाता है, यानी लावा के जो जमे हुए टुकड़े होते हैं, जो मलबा होता है, उसको जवलखंडासिम बोला जाता है। ज्वालामुखी बम यानी बड़े बड़े टुकड़े, राख, धूलकण, गैसें जैसे कि नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक व कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन गैस शामिल होती है। यानी जब एक ज्वालामुखी फटता है तो उसमें ये चीजें निकलती हैं, विशेष करके गैसें, राख, तरल चट्टानी पदार्थ। ये विशेष करके जब एक ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से ये चीजें निकलती रहती हैं, कुछ समय तक ये चीजें निकलती हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार है। यानी देखिए, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से क्या होता है कि कुछ जो लावा होता है ना, या जो मैग्मा होता है, वो तो धरातल पे आ जाता है। कुछ लावा अंदर ही जो विभिन्न दरारें बनती हैं उनके अंदर ही जमा हो जाता है, या दरार चट्टानों के हटने से, दरारों के दबाव हटने से दरारें बन जाती है। कई बार उसके अंदर ही वो मैग्मा रह जाता है, तो उससे विभिन्न प्रकार की हमें स्थलाकृतियाँ धरती के ऊपर और धरती के नीचे देखने को मिलती हैं। तो इन सभी स्थलाकृतियों को ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ बोला जाता है। जो धरती के ऊपर बनती हैं उनको तो ज्वालामुखी निर्मित बाह्य स्थलाकृतियाँ बोला जाता है, और जो धरती के अंदर बनती है उनको ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक या अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ बोला जाता है। तो इनमें जो सबसे पहली स्थलाकृति है जो कि धरती के ऊपर बनती है, तो हम सबसे पहले ऊपरी स्थलाकृतियों को पढ़ते हैं जो कि ज्वालामुखी की वजह से बनती हैं। उसमें पहला है शील्ड ज्वालामुखी। इसको आप ये एक चित्र देखें, इस चित्र को देखने से आपके समझ में आ जाएगा कि शील्ड ज्वालामुखी क्या होता है। तो ये देखें, इस प्रकार की आकृति शील्ड ज्वालामुखी कहलाती है। और इसी शील्ड ज्वालामुखी में जो ये ऊपर की आकृति होती है, ये इसको बोला जाता है शील्ड शंकु, यानी ये शंकुनुमा आकृति। कई बार इसमें ऐसे मलबा जमने से ऐसे शंकु भी बन जाता है, और या ये एक बड़ा शंकु भी बनता है, इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको बोला जाता है शील्ड ज्वालामुखी। यानी यहाँ से ज्वालामुखी फटा और ये जो मलबा था या जो पिघली हुई चट्टानें थी वो यहीं आसपास जमा हो गई, तो इसको बोला जाता है शील्ड ज्वालामुखी। इसको हम पढ़ लेते हैं, शील्ड ज्वालामुखी। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, बेसाल्ट पिघली हुई चट्टानों का एक प्रकार है। यानी पिघली हुई चट्टानें कई प्रकार की होती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें। तो ये बेसाल्ट चट्टान है। बेसाल्ट चट्टान प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास स्थित है या उसी में स्थित है, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यानी शील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण अगर हमें देखने हैं तो वो हमें कहाँ मिलेंगे, हवाई द्वीप पे मिलेंगे। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नलिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो सकते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी
विशेषता है, यानी ये ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। इन ज्वालामुखियों से लावा फुहारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनता है जो सिंडर शंकु के नाम से के रूप में विकसित होता है। यानी शील्ड ज्वालामुखी के अंदर ही या उसी के ऊपर बनने वाला शंकु, निकास के समय बनने वाला शंकु क्या कहलाता है? सिंडर शंकु। तो चलिए अब हम दूसरी आकृति पढ़ते हैं। ये तो पहली थी, अब हम पढ़ते हैं दूसरी स्थलाकृति जो ऊपर बनती है ज्वालामुखी उद्गार के समय, उसको बोला जाता है मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान यानी गाढ़ा व चिपचिपा लावा उद्गार होता है। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं, यानी शील्ड ज्वालामुखी के मुकाबले जो मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं वो ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में जवलखंडाशिम पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आप ये यहाँ देख सकते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी का एक उदाहरण आपके सामने है। ये मिश्रित ज्वालामुखी है। फिर है ज्वालामुखी कुंड, इसको काल्डेरा भी बोला जाता है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाती हैं, यानी गहरा गड्ढा हो जाता है। कई बार ज्वालामुखी ऊपर ना जाने के बजाय नीचे गड्ढा हो जाता है, इतना विस्फोट होता है। धसे हुए विध्वंसगरत लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ही ज्वालामुखी कुंड, यानी ये कुंड रूप बन जाता है। बाद में इसमें पानी भर जाने से ये काल्डेरा झील भी कहलाती है। तो इस प्रकार गड्ढा बन जाता है जब ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से, तो उसको बोला जाता है ज्वालामुखी कुंड। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इनके बहुत पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती हैं। अगला है बेसाल्ट प्रवाह, यानी जब जो लावा है वो किसी पहाड़ी रूपी या गर्त रूपी न होकर जब वो फैल जाए काफी दूर क्षेत्र में, तो उस प्रवाह को, ठीक है, फ्लड यानी बाढ़ आपने देखी होगी। बाढ़ के अंदर क्या होता है, पानी जो होता है वो पानी बहुत दूर तक फैल जाता है। जब ऐसे लावा बहुत दूर तक फैल जाए, सैकड़ों किलोमीटरों तक फैल जाए लावा, किसी पहाड़ी रूपी या शंकु रूपी ना होकर या किसी गर्त रूपी गहरा गड्ढा ना होकर जब वो फ्लड के रूप में फैल जाए, तो उसको बोला जाता है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर बने, हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, वृत्त बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। यानी भारत का जो दक्षिण का पठार है, विशेषकर महाराष्ट्र जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का पठार है, वो इसी लावा प्रवाह, बेसाल्ट लावा प्रवाह का एक उदाहरण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वृत्त क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। अगली स्थलाकृति हम देखते हैं। अगली जो स्थलाकृति है वो है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ये क्या होते हैं? मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी क्या होते हैं? महासागरों के अंदर कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी फट जाता है, तो महासागरों के अंदर ही जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको बोला जाता है मध्य महासागरीय कटक। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो भी महासागरीय बेसिनों में, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार
रहता है। अगले अध्याय में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, यानी इसके बारे में हम और डिटेल से अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो ये थी वो प्रमुख स्थलाकृतियां जो कि हमारे धरातल के ऊपर ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है। अब हम उन स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ते हैं जो ज्वालामुखी से तो बनती है, लेकिन वो बनती है धरातल के अंदर। तो चलिए देखते हैं अंतर्वेदी स्थलाकृतियों के बारे में। हम ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती है। ये भी एक महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन करें। आग्नेय सेलें 3 प्रकार की होती हैं, यानी चट्टानें, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो आग्नेय सेलें जो बनती हैं वो ज्वालामुखी से बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल पर पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेल परतों में ही हो जाता है। यानी जो लावा होता है वो या तो ऊपर जमेगा या नीचे जमेगा। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शैलें जो कि धरातल पर लावा के पहुंचकर ठंडा होने से होती है, और पतालीय सेल जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है तो उसको पतालीय सेल बोला जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती है। इनमें से कुछ चित्र 3.4 में दिखाए गए हैं। तो ये है यहाँ कुछ स्थलाकृतियां जिनमें हम देख सकते हैं कि लेकोलिथ है, सील है, ठीक है, इसके अलावा डाइक है। तो ये कुछ है, फेकोलिथ होती है। तो हम देखते हैं इनमें कौन कौन सी हैं। तो पहली है बेथोलिथ। पहले मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूं बेथोलिथ क्या होती है। यानी बेथोलिथ धरती के अंदर बनती है। तो इसका आप एक चित्र देखें, यहाँ मेरे पास एक चित्र उपलब्ध है। तो आप देखें, ये जब लावा इस रूप में जमा हो जाए, नीचे एक बड़े गुंबद रूप में, एक टीले के रूप में, जब लावा का जमाव धरती के अंदर ही हो जाता है तो इसको बोला जाता है बेथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट से बने पिंड हैं। इन्हें बेथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग हैं। यानी अंदर जो है वो गहराई में गुंबद के आकार में लावा के जमाव को बोला जाता है बेथोलिथ। कई बार क्या होता है, अनाच्छादन की क्रियाएं यानी अपर्दन द्वारा, अपवाह द्वारा जब ऊपर की चट्टानें हट जाती हैं धीरे धीरे करोड़ों सालों में, तो ये नीचे की आकृतियां फिर हमें ऊपर भी देखने को मिलती हैं। ऊपर का जब हट जाता है तो अनाच्छादन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में आगे जो नेक्स्ट अध्याय आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए अंतर्वेदी हम दूसरी आकृति देखते हैं कि कौन सी होती है जो धरातल के अंदर बनती है। वो है लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है, इसका भी हम एक चित्र देखते हैं और उससे ये समझते हैं कि लेकोलिथ क्या। तो ये आप देखें एक आकृति है, ये था बेथोलिथ। इसी तरह जब बीच में इस प्रकार गुंबदनुमा, एक छोटा गुंबदनुमा ये भी होता है, इसको बोला जाता है लेकोलिथ। तो जब धरातल के अंदर इस तरह छोटे गुंबद के रूप में बीच में जब हमें स्थलाकृति देखने को मिलती है उसको बोला जाता है लेकोलिथ। लेकोलिथ पढ़ते हैं इसको। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल
एवं एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। यानी इनका तल तो समतल होता है, लेकिन वो तल जो है ना वो एक पाइप से नीचे जुड़ा हुआ होता है। तो आप देखें ये आकृति दोबारा देखें, ये देखिए इनका तल जो है वो बिल्कुल समतल है और ये एक पाइप द्वारा नीचे से जुड़े हुए हैं, यानी नीचे ये बेथोलिथ से या किसी अन्य आकृति से जुड़े हुए होते हैं। तो ये होता है लेपोलिथ। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है, जबकि जो मिश्रित ज्वालामुखी होता है वो ऊपर पाया जाता है। कर्नाटक के पंठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित हो चुकी है, यानी इनके ऊपर से जो चट्टानें हैं वो हट गई है। अब नीचे हमें लेकोलिथ देखने को मिलती है, वह धरातल पर देखी जा सकती है। ये लेकोलिथ व बेथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। तो चलिए हम अगली जो आकृति है जो अंदर बनती है ज्वालामुखी से वो पढ़ते हैं। तो दो हमने पढ़ ली, बेथोलिथ और लेकोलिथ। अब हम पढ़ते हैं, देखिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए से नाम है, जैसे बेथोलिथ, लेकोलिथ। अब हम दो नाम इन्हीं से जुड़े हुए लेपोलिथ और फेकोलिथ पढ़ते हैं। वह सील क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेपोलिथ, तो इसकी भी मैं आपको आकृति दिखाता हूँ। आकृति जब आप देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि क्या भिन्नता है। तो ये देखें, जब धरातल में ऐसे तस्तरी के रूप में लावा का जमाव होने से जो आकृति बनती है उसको बोला जाता है लेपोलिथ। तो इसको पढ़ लेते हैं अपने। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो ये लेपोलिथ कहलाता है। ठीक है, लेपोलिथ। अब हम देखते हैं फेकोलिथ क्या होता है। तो फेकोलिथ के लिए हम एक चित्र और देखते हैं, उससे समझ आएगा। ये देखिए, जब लहरों के रूप में लहरदार चट्टानों के बीच में इस प्रकार लावा का जमाव हो जाए तो उसको बोला जाता है फेकोलिथ। तो इसको पढ़ते हैं। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति यानी ऊपर उठावा, अपनति के ऊपर व अभिनति यानी नीचे दशे में के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये परतनुमा या लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है जो क्रमशः बेथोलिथ में विकसित होते हैं। यही फेकोलिथ होते हैं। यानी ये परतदार लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है, ये है फेकोलिथ कहलाते हैं। यानी ऐसे लहरों के रूप में जब जमाव हमें देखने को मिलता है मैग्मा का तो उसको फेकोलिथ बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सील क्या होती है। सील, तो सील की आकृति आपको दिखाता हूँ मैं एक चित्र द्वारा। तो ये देखिए, जब इस प्रकार मैग्मा का जमाव हो एक सील के रूप में, समतल ऐसे क्षितिज रूप में हो तो इसको सील बोला जाता है। ठीक है, और जब यही मैग्मा ऐसे खड़े रूप में जमे ऐसे तो इसको बोला जाता है डाइक। देखें, सील देखते हैं अपने क्या होती है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होने पर सील या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सीट व घने मोटाई वाले जमाव को सील कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर ये जमाव है तो ये तो है सील, और जब यही मोटा हो जाए जमाव तो इसको बोला जाता है सीट। अगर कम है तो ये सीट है और ज़्यादा है तो ये सील है। अगला हम देखते हैं अंतर्वेदी जो स्थलाकृति होती है वो क्या होती है, वो होती है डाइक। यानी जब खड़े रूप में ऊर्ध्वाधर रूप में जब दीवार की भांति
चट्टानों लावा का जमाव होता है तो उसको बोला जाता है डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है, यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। तो यानी दीवार की भांति संरचना डाइक कहलाती है। तो ये हमने अंतर्वेदी चट्टानें पढ़ी, जिसमें हमने बेकोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील व डाइक के बारे में पढ़ा। और इसी प्रकार हमने जो ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में भी पढ़ा। तो निश्चित रूप से आपको ये अध्याय का ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। अगर कुछ चीज़ आपके समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।